नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, यानी कि उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में आज पढ़ेंगे कि उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी क्या कोई राजा का शासन होता था या फिर जनता के द्वारा शासन किया जाता था या फिर कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा शासन होता था। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह इस सभ्यता की खोज हुई और इतनी बड़ी सभ्यता जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, धीरे धीरे इस सभ्यता के और नए स्थल खोजे गए और उन विभिन्न स्थलों से इसके तमाम प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो आज का जो हमारा है तो हम देखेंगे कि उस सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। तो इससे एक समझ पैदा होती है, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो जिससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था और सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। तो पहला जो हमारा है राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो स्रोतों के अभाव होने के कारण इसके बारे में ज़्यादा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, चूँकि इस सभ्यता की जो भी जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। तो ये कह पाना एकदम से कन्फर्म नहीं है कि इसमें जो शासन था किसका था, या कोई राजा का था या व्यक्ति विशेष का था। तो जो भी जानकारी मिली है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। इसमें एक लिपि तो पाई गई है और लिपि का नाम याद रखिएगा, ब्रुस्टोफेदन कहा जाता है, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसकी जो भी जानकारी हमें मिलती है वह तात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिलती है। तो स्रोतों के अभाव में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः ये कह सकते हैं कि शासन जो था पूरा पुरोहित, व्यापारी वर्ग या फिर नगर प्रशासन के द्वारा संचालित होता था। अब ये किस आधार पर कह सकते हैं, चूँकि खुदाई के दौरान हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय का जो शासन था वह किसी पुरोहित या फिर व्यापारी वर्ग के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि नगर प्रशासन कोई इकाई थी नगर में और उसके द्वारा उसका शासन संचालित होता था। वहीं पिग्गट महोदय का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट के द्वारा कहा गया है कि ये जो दो महत्वपूर्ण स्थल थे इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी थे, यानी प्रमुख केंद्र थे। और इसके बाद हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है, क्योंकि इनका ये कहना था कि यहाँ का जो शासन था वह राजतंत्र न होकर के जनतंत्रात्मक था। ये यहाँ से कई बार पूछा भी गया है कि किसने मोहनजोदड़ो के शासन को जनतंत्रात्मक माना है। तो ये हंटर, इनका मानना था कि यहाँ राजतंत्र न होकर के जनतंत्र था। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई महल के अवशेष या फिर अस्त्र शस्त्रों के अवशेष ज़्यादा नहीं मिले हैं, क्योंकि महल या फिर दुर्ग का निर्माण मूलतः राजा लोगों के द्वारा किया जाता था। तो ऐसे किसी भी स्थल में महल या फिर दुर्ग का निर्माण न होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर किसी राजा का शासन था या फिर कोई राजा होता था। और ज़्यादा अस्त्र शस्त्र भी नहीं मिले, जो कि मान लीजिए अगर कोई राजा होते थे उस समय तो उनका मूल उद्देश्य रहता था साम्राज्य विस्तार, और अगर सैनिक रखते थे तो फिर अस्त्र शस्त्रों के साक्ष्य भी मिलने चाहिए थे, जो कि ज़्यादा विशेष नहीं मिले हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि यह सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। यहाँ से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिले, ना ही कोई राजाओं के ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिससे ये साबित हो कि राजाओं का शासन था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर राजतंत्र था। तो महलों और अस्त्र शस्त्रों के साक्ष्य न मिलने की वजह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जनतंत्र था। वहीं सामाजिक जीवन की बात करें कि यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। यानी मात्र सत्तात्मक होने का मतलब यह है कि उस समय मात्र देवी की पूजा होती थी। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे मोहनजोदड़ो में। तो इससे ये कहा जा सकता है कि समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। वहीं आगे आप जाएंगे देखेंगे वैदिक सभ्यता में समाज पितृ सत्तात्मक हो जाता है। तो सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक।
वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि इस सभ्यता में हमें जो लिखित जानकारी है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर समाज, जैसे आप आगे देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था 4 भागों में, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि समाज कितने भागों में बटा था, किंतु ये ज़रूर कहा जा सकता है कि समाज कई वर्गों में विभाजित था। जैसे कि पुरोहित, जो कि पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसके साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि समाज जो था वह पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी, जो कि तमाम धातुओं से निर्माण करके और उनका व्यापार करते थे। तो वहाँ पर पुरोहित, व्यापारी वर्ग, श्रमिक और शिल्पी आदि कई वर्गों में बटा था समाज। समाज के लोग शांतिप्रिय थे। ये कैसे कहा जा सकता है कि शांतिप्रिय थे? क्योंकि उस समय ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों के साक्ष्य नहीं मिलने के कारण ये हम कह सकते हैं कि इस समय का समाज जो था वह शांतिप्रिय था। समाज शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों था। अब खुदाई के दौरान कई स्थलों से हमें मछली के कांटे या फिर मांस के अवशेष हमें मिलते हैं किचन से, या फिर उनके रसोई घर से खुदाई के दौरान मिलने के कारण हम ये कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज था वह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का था। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं कि आभूषणों का जो प्रयोग होता था वह पुरुष और स्त्री दोनों करते थे। जैसे आप देखते हैं कि हमें मनके बनाने का कारखाना मिलता है कालीबंगा में, तो इससे ये कह सकते हैं कि आभूषणों का उन्हें ज्ञान था, आभूषण का प्रयोग करते थे और यह पुरुष और स्त्री दोनों करते थे। वहीं मनोरंजन के क्षेत्र में ये लोग पासे, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई, इस तरह के मनोरंजन करना उनका शौक़ था। वह पासे खेल करके नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, इस तरह के वो शौक़ रखते थे और उनका मनोरंजन होता था। तो यहाँ हमने देखा कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, जो कि मूलतः हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि उस समय का जो राजनीतिक जीवन था वह या तो पुरोहित के द्वारा या फिर व्यापारी वर्ग या फिर कोई नगर प्रशासन के द्वारा संचालित होता था। वहीं सामाजिक जीवन में हमने देखा पहला बिंदु कि समाज मात्र सत्तात्मक था, जो कई बार पूछा भी गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में देखा कि जिसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो समाज था वह पुरोहित, व्यापारी वर्ग, श्रमिक या शिल्पी तमाम प्रकार के भागों में विभाजित था, कई वर्गों में। समाज जो था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का था। इनके मनोरंजन के क्षेत्र क्या थे? अब देखते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, क्या इनका कैसा व्यापार होता था। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में ये लोग किस चीज़ से परिचित थे? तो ये बिंदु देखेंगे कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। यानी इन लोगों को कृषि का ज्ञान था। और जैसे आप देखते हैं कि बनावली से मिट्टी के हल जो कि टेराकोटा के बने थे, यानी मिट्टी का जो बनाया जाता है हल, और उस मिट्टी को आग में पकाया जाता है जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वह बनावली से मिले हैं और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस सभ्यता के लोग कृषि से पूर्णतः परिचित थे। और कृषि के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर जुताई, बुआई और सिंचाई, इनके भी साक्ष्य मिलते हैं कि वो लोग इन सभी विधियों से परिचित थे। सिंचाई के क्षेत्र में मूलतः वर्षा के द्वारा ही सिंचाई होती थी। अब उन्हें किन किन फसलों का ज्ञान था? तो गेहूँ, जौ, मटर, कपास, चावल आदि से परिचित थे। चावल की ज़्यादा तो साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन रंगपुर, लोथल से, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं और धान की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से उन्हें कौन कौन सी कृषि का ज्ञान था फसल का? तो गेहूँ, जौ, मटर, कपास और चावल। यहाँ पर मुख्यतः सबसे पहले अगर कपास के साक्ष्य मिलते हैं तो वह सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। सबसे पहले अगर कपास का ज्ञान था तो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था। और कपास को यूनान के लोग सिंडन के नाम से भी जानते थे, और इसी की वजह से सिंधु सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यूनानी लोग सिंधु सभ्यता को सिंडन सभ्यता कहते थे। याद रखना जरूरी है आपके लिए, कई बार पूछा भी गया है कि सिंडन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं गन्ना और रागी के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं, वहाँ पर आपको एक गन्ना भी दे देगा, बाकी 3 फसल इनमें से दे देगा। तो वो ऑप्शन आपको चुनना होता है कि जो फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो यहाँ से आप, अगर आपको पता है कि कौन कौन सी फसलों के प्रमाण मिले हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वहीं पशुपालन के क्षेत्र में देखें तो इनका जो सबसे प्रिय पशु था वह कुबड़ वाला सांड था।
इनका सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। वहीं कई मुद्राओं से मोहरों से अंकित एक सींग वाले गैंडे के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि एकमात्र काल्पनिक पशु है, और एक सींग वाले गैंडे के साक्ष्य मिले हैं। तो इनका सबसे प्रिय पशु जो है वह कुबड़ वाला सांड है। गाय, घोड़ा आदि से भी ये लोग परिचित थे। घोड़े के अगर बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सुतकोटदा से, गुजरात से घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिलते हैं, और ज़्यादा स्थलों से इसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं, सिर्फ सुतकोटदा से ही इसके अवशेष मिले हैं। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो इस सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग जो था वह सूती वस्त्र उद्योग था, क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। तो सबसे पहले अगर बात करें सूती वस्त्र की या फिर कपास से बने हुए धागे के जो अवशेष मिलते हैं वह मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग सूती वस्त्र से परिचित थे, और सूती वस्त्र का ये लोग व्यापार भी करते थे। बर्तन, शिल्प आदि उद्योगों से ये लोग परिचित थे। जो मुख्यतः इस सभ्यता का उद्योग था वह सूती वस्त्र था। वहीं व्यापार की बात करें कि इस सभ्यता के लोगों का व्यापार क्या था, किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, यह व्यापार देशी था या विदेशी था, भारत के अंदर ही होता था संचालित या फिर भारत के बाहर भी होता था। तो इस सभ्यता का जो व्यापार था वह भारत के बाहर भी होता था, क्योंकि लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि जलीय मार्ग के द्वारा इस सभ्यता से व्यापार होता था, जो कि मुख्यतः पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान से, और मिस्र में, मेसोपोटामिया में भी इस सभ्यता का व्यापार होता था। और ये व्यापार मुख्यतः ये लोग सूती वस्त्र का करते थे, जो कि निर्यात और आयात के रूप में हम देख सकते हैं कि किन वस्तुओं का ये लोग निर्यात करते थे और किन वस्तुओं का ये लोग आयात करते थे। तो निर्यात के क्षेत्र में अगर देखें तो इस सभ्यता का जो मुख्य उद्योग था सूती वस्त्र, ये लोग सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। हाथी दांत, लकड़ी आदि का निर्यात करते थे। वहीं आयात की बात करें तो इस सभ्यता के लोग चांदी, टिन और तांबा आदि धातुओं का आयात भी करते थे। अब चांदी के जो साक्ष्य मिले हैं, चांदी का आयात ये लोग ईरान, अफ़गानिस्तान से करते थे। वहीं टिन का आयात ये लोग अफ़गानिस्तान से करते थे। तांबा जो कि राजस्थान के खेतड़ी से आयात किया जाता था, और भारत के विभिन्न सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में फिर इसका निर्यात किया जाता था और वहाँ से मंगाया जाता था। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, तो राजस्थान के खेतड़ी से तांबे के खदान के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि चांदी का आयात कहाँ से होता था, ईरान और अफ़गानिस्तान। वहीं टिन का आयात अफ़गानिस्तान, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से। तो यहाँ से हमने देखा कि उनका आर्थिक जीवन के क्षेत्र में किस चीज़ की जानकारी थी, तो कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, और व्यापार में ये लोग किस चीज़ का निर्यात करते थे और किन चीज़ों का आयात करते थे, यहाँ से हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में कि इन लोगों का धार्मिक जीवन क्या था। क्या आज की तरह तब भी धर्म का वर्चस्व था? तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि आज धर्म का वर्चस्व बढ़ गया है, तो उस समय इन लोगों का धर्म एक अभिन्न अंग तो था जीवन का, लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं था, उसका वर्चस्व नहीं था। जिस तरह से ये लोग लौकिक सभ्यता पर ज़्यादा विश्वास करते थे, ईश्वरीय शक्तियों पर, यानी जो उनके लिए हितकारी होता था जीवन में, उन देवी देवताओं की वो लोग पूजा करते थे, और धर्म का उतना वर्चस्व नहीं था जैसा कि आज आपको देखने को मिलता है। तो इस सभ्यता के लोग लौकिक सभ्यता पर विश्वास करते थे, धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, और मंदिर के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो जो मात्र देवी की मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। वहीं उर्वरता की देवी, जिसमें दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा से मिले हैं। तो ये दो याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि मात्र देवी के जो साक्ष्य मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और उर्वरता की देवी के जो साक्ष्य मिले हैं या फिर पृथ्वी की देवी के साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि उस समय का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। इसके बाद जो सबसे प्रमुख देवता थे इस सभ्यता के, पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है,
और एक मुहर में अंकित पशुपतिनाथ के जो प्रमाण मिले हैं वहाँ दिखाया गया है कि एक देवता हैं 3 मुख वाले और उनके चारों तरफ पशु बैठे हुए हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि पशुओं पर नियंत्रण जो था वह पशुपतिनाथ का था। तो पशुपतिनाथ के प्रमाण मिले हैं जो कि उस सभ्यता के एक प्रमुख देवता थे। और यहाँ पर पूजा किन किन चीज़ों की होती थी, कौन कौन से देवताओं की होती थी, तो नाग पूजा होती थी, लिंग, योनि आदि की पूजा होती थी। यानी ये लोग उन सारी चीज़ों की पूजा करते थे जो इनके जीवन के लिए हितकारी होते थे, जो प्राकृतिक चीज़ें इनके लिए हितकारी होती थी उनकी पूजा करते थे। अब इसके बाद बात करें अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो अग्निकुंड के प्रमाण आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग हवन कुंड आदि से परिचित थे, ये लोग पूजा पाठ करते थे, जिससे क्योंकि साक्ष्य मिलते हैं हवन कुंड के, तो इससे ये कहा जा सकता है कि ये लोग हवन आदि में विश्वास रखते थे। वहीं वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से हमने देखा कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में हमने जाना, जहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और एक समझ पैदा होती है कि इस सभ्यता का जो समाज था या फिर इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, वो सारे आपके बिंदु क्लियर हो जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं से ख़त्म होता है, सिंधु सभ्यता। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वह वैदिक काल के बारे में होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देते रहें। धन्यवाद।